नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम हिंदी कहानी का स्वरूप और उसका विकास पढ़ेंगे। तो जिसके अंतर्गत हम कहानी का जो वैशिष्ट्य है उसके अंतर्गत कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना शिल्प और उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। ये इसकी हमारी रूपरेखा रहेगी। और विकास के अंतर्गत प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, फिर प्रेमचंद युग की कहानियाँ और प्रेमचंद युग के बाद की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हम कहानी और उपन्यास में अंतर कर पाएंगे। हिंदी कहानी का जो स्वरूप है और हिंदी कहानी का जो विकास है उसके बारे में हम जान सकते हैं, और कहानी की जो रचनागत विशिष्टता होती है उसको हम बता पाएंगे, और कहानी के जो विभिन्न तत्व होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है उसको बता पाएंगे, और कहानी के जो तत्व हैं उसके आधार पर हम उनके अलग अलग भेद कर पाएंगे, और कहानी का जो विकास हुआ उसको हम उसके जो विभिन्न चरण हैं उनके बारे में हम जानकारी ले पाएंगे। तो वैसे तो हिंदी कहानी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। तो इसका आरंभ जो है इस शताब्दी के पहले दशक में ही हुआ था, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में एक पत्रिका निकलती थी जो कि आप सबको पता है, हम क्लास में चर्चा करते हैं इस बारे में, सरस्वती पत्रिका। इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका ने कहानी लेखन को प्रोत्साहित करने में विशेष योगदान दिया, और बाद में ऐसी कई पत्रिकाएं निकली जो कहानी को ही केंद्र में रख करके निकाली गई थी, जिनका प्रकाशन किया जाता था, जिनमें नई कहानी और सारिका ये पत्रिका जो है वो प्रमुख है। तो इस क्लास में हम कहानी के स्वरूप का परिचय करेंगे, और जो श्रेष्ठ कहानियाँ हैं उनका तो मानदंड निर्धारित नहीं हो सकता, लेकिन जो कहानी में नए नए प्रयोग होते हैं, और प्रेमचंद जिस तरह की कहानियाँ लिखते थे और आज उस तरह की कहानियाँ नहीं लिखी जाती है, तो कहानी के तत्वों से हम कहानियों को समझने में सहायता हमें मिल सकती है। तो एक बार जब हम पता लगा लेते हैं कि कहानी क्या है, तो उसके बाद में उसमें जो नवीन प्रयोग होते हैं उसको हम सुलभता से, आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कहानी के स्वरूप और हिंदी कहानी के विकास पर चर्चा करेंगे। तो कहानी का रचनात्मक वैशिष्ट्य जो है उसके लिए कोई परिचय विशेष नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हम सभी सुनते आए हैं, दादी नानी जो कहानियाँ सुनाती है, जैसे एक समय की बात है या एक राजा था। तो इस शैली में न जाने कितनी ही कहानियाँ हमने सुनी है और पढ़ी है। राजा रानी की कहानियाँ, देवताओं की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ। तो इसमें जो घटनाएं हैं वो हमारे अतीत का हिस्सा रही हैं, ऐसी कहानियाँ हैं। उसके बाद हम प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कई कहानियाँ देखते हैं जिसको हमने पढ़ा है और सुना है। तो इन कहानियों को पढ़ने से जहाँ हमारा मनोरंजन होता था, वहीं उनके माध्यम से तरह तरह की हमको शिक्षा और ज्ञान भी मिलता था, संदेश भी मिलता था। तो ये जो घटनाएं होती है वो महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन उनके माध्यम से जो उपदेश पाठकों को मिलता था वह महत्वपूर्ण होता था। तो वे कहानियाँ हमारी परंपरा का एक हिस्सा हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो प्राचीन काल की कहानियाँ हैं, जिसे हम अतीत की कहानियाँ कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, पहले की जो कहानियाँ थी उसमें घटना महत्वपूर्ण होती थी, और उस घटना के माध्यम से लेखक अपने उद्देश्य को पूरा करता था। इसके लिए वो घटनाओं को अपना मनचाहा आकार दे देता था। उसके लिए जीवन की वास्तविकताओं का कहानी के संदर्भ में कोई इतना महत्व नहीं था। फिर कहानी की रचना करने के लिए ही
कल्पना का समावेश उसमें किया गया था। लेकिन जो वर्तमान का कहानीकार है, तो कहानी की रचना करते हुए जीवन के प्रत्येक अंग पर वो गहराई से विचार करता है और वो ये ध्यान रखता है कि जिस कहानी की रचना वह कर रहा है वह अवास्तविक नहीं लगे, वो स्वाभाविक लगे। तो जो जिस प्रकार के चरित्र का वो निर्माण करता है वो हूबहू एक जीते जागते मनुष्य की तरह लगे, तो उसके द्वारा भी वह अपने कार्य को संपादित करता है। तो 18वीं 19वीं शताब्दी जो है उसके बाद मनुष्य की सोच में परिवर्तन आ गया। एक प्रकार से हम उसको क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं। तो अब मनुष्य की जो चिंता का केंद्र है वो क्या रहा? मनुष्य स्वयं। तो इससे पहले प्राचीन काल में मनुष्य की चिंता का केंद्र रहा था धर्म, लेकिन वर्तमान संदर्भ में मनुष्य स्वयं उसका केंद्र रह गया है चिंता का। इस प्रकार और उसका असर जो है उसके साहित्य में भी हम देख सकते हैं। उसके बाद आधुनिक युग। तो आधुनिक युग में जो तकनीकी जो विकास हुआ उसके कारण जो मुद्रण कला है, मुद्रण समझते हैं, छापा जाना, तो उसमें जो आविष्कार हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसमें पत्र पत्रिकाओं और जो पुस्तकें हैं उनका जो प्रकाशन है उसमें भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। तो जिसका प्रभाव हम साहित्य पर भी देख सकते हैं और जो साहित्य की जो विधाएं हैं उनको भी, उनके विकास को भी हम उसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब हम कहानी और उपन्यास के अंतर को समझेंगे। कोई साहित्यिक उपन्यास न भी पढ़ा हो तो हमने एक जासूसी उपन्यास भी हमने पढ़ा होगा। तो इन उपन्यासों की तुलना कहानी से अगर हम करते हैं तो हम आसानी से हम पहचान पाते हैं कि लंबी से लंबी कहानी भी छोटे छोटे उपन्यासों से आकार में छोटी होती है, लेकिन आकार में मूलभूत फर्क यह है कि जिसके कारण आकार में ये फर्क आता है कहानी और उपन्यास में। तो उपन्यास और कहानी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण किया जाता है, लेकिन कहानी में जीवन के व्यापक चित्रण की गुंजाइश नहीं रहती है। तो कहानीकार जीवन के किसी एक खंड को, एक घटना को या किसी अपने एक अनुभव को आधार बनाता है। उसी प्रकार जो उपन्यासकार होता है वो एक साथ कई घटनाओं को, कई अनुभवों को वो प्रस्तुत कर सकता है। तो उसी संदर्भ में हमने एक हमारे पाठ्यक्रम में पूस की रात कहानी पढ़ी है, जो कि कथाकार हैं उनके मुंशी प्रेमचंद। तो उसका जो एक पात्र है, मुख्य पात्र हल्कू, उस पर कर्जा होता है और वो उस कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं होता है। उसकी फसल पक चुकी होती है और वह जानता है कि इस फसल को बेचने से जो उसके पास पैसा आएगा वो सारा की सारा जमींदार और जो महाजन होते हैं वो उसको वसूल कर लेंगे और उसे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। तो इसी मानसिकता से वह रात को अपने खेत को बचाने की कोशिश नहीं करता है। बस इस कहानी में यही एक घटना है कि हल्कू ही इसका मुख्य चरित्र है। तो कहानी हो या उपन्यास, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसमें कहानी या कथा अवश्य होनी चाहिए। अगर उसमें कहानीपन ही नहीं है तो हम उसे चाहे कोई भी नाम दे दें, कहानी या उपन्यास, हम उसको नहीं कह सकते हैं। तो कहानीपन क्या है? अगर हम किसी भी कहानी पर विचार करें तो हम पाएंगे कि उसमें कोई न कोई घटना अवश्य होती है और जो घटनाएं हैं वो मानव के जीवन से संबंधित होती है। तो कहानी में प्रस्तुत घटना किसी न किसी स्थान और समय में वो घटती रहती है। तो जिसके जीवन की कथा सुनाई जा रही है वे आपस में और कभी खुद अपने से बातचीत भी वो पात्र करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके साथ ही हर जो कथाकार है उसके कहानी कहने का जो तरीका होता है वो अलग होता है।
और कहानीकार के सामने कहानी लिखने का कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई प्रयोजन या कारण अवश्य होता है। तो कहानी के जो तत्व हैं उसमें 6 बातें आवश्यक होती है, और ये भी है कि उसमें 1 या 2 बातें अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रकट की गई होती हैं। तो इनको हम कहानी का तत्व कहते हैं। तो कहानी में इन तत्वों को हम विवेचना का आधार मानेंगे, और उनकी जो संवाद, भाषा और शैली है, इन तीनों तत्वों को हम एक काव्य सौष्ठव या संरचना शिल्प हम कहेंगे। तो अब सबसे पहले है कथा वस्तु, जो कि हमारे कहानी के तत्व का पहला पॉइंट है। तो कथा वस्तु का अर्थ होता है कहानी में प्रस्तुत घटना। लेकिन यह जो घटना है वो विस्तृत नहीं होती है, बल्कि छोटी होती है, जैसा कि पूस की रात कहानी के उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये भी आवश्यक नहीं है कि कहानी में जो घटना है वो स्थूल रूप में हो। जैसे उषा प्रियमवदा की जो वापसी कहानी है उसको हम देख सकते हैं, तो ऐसी घटनाएं बहुत साधारण सी हैं उसमें। तो कथा वस्तु की सबसे पहले हम विशेषता देखेंगे कि उसमें ऐसी क्या विशेष बात होनी चाहिए। एक अच्छी कहानी में कथा वस्तु का सुसंबद्ध होना आवश्यक होता है। तो उसमें ऐसी बात या ऐसा कोई प्रसंग का वर्णन नहीं होना चाहिए कि जो लगे कि कहानी में अनावश्यक ही इसका वर्णन कर दिया गया है। तो जितना संभव हो सके घटनाओं और स्तुतियों और भावों का वर्णन जो है संक्षिप्त रूप में कर दिया जाना चाहिए। तो जीवन का यथार्थ कथा वस्तु का आधार होना चाहिए। तो आज की कहानियों में काल्पनिक जो घटनाएं होती है उनका चित्रण जो है आवश्यक नहीं मानते हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि शिल्प का प्रयोग जो है उसको ध्यान में रखते हुए कहानी की रचना की जानी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है कथा वस्तु का विकास। तो पहले कहानी की रचना जो होती थी वो वर्णनात्मक रूप में हुआ करती थी। तो घटना का आरंभ होता था, फिर उसका विकास होता था और फिर अंत। लेकिन अब इसको आवश्यक नहीं मानते हैं कथाकार, क्योंकि कहानी का आरंभ किसी रूप में हो सकता है। 2 पात्रों के आपस के जो संवाद है या कोई भी चरित्र है उसने कुछ डायरी लिखी है या जो पत्र शैली है उसमें भी उसका आरंभ हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कहानीकार कहानी के कथानक के अनुसार उसको आरंभ कर सकता है, उसका विकास कर सकता है और उसका अंत कर सकता है। तो ये भी नहीं मान सकते हम कि कहानी का कोई निश्चित अंत होना ही चाहिए। तो इसके विपरीत ये भी हम देख सकते हैं कि कहानी अपनी जो है चरम सीमा पर समाप्त हो जाए। जैसे यशपाल की कहानी हमने पर्दा पढ़ी थी, ठीक है। तो ऐसी जो कहानियाँ होती हैं वो पाठकों के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। उसके बाद हम ध्यान में रखेंगे चरित्र चित्रण। तो कहानी में उपन्यास की तरह पात्रों की संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। कहानी की अपेक्षा उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। तो कई बार तो सिर्फ 1-2 पात्रों के साथ ही पूरी कहानी घूमती है, और कई कहानियों में एक ही चरित्र जो होता है वो मुख्य केंद्र में होता है। विशेष रूप से जो चरित्र प्रधान कहानियाँ होती है ना, उसी में ही एक चरित्र को केंद्र में रख करके उनकी रचना की जाती है। जैसे हमने ये भी पढ़ी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, ठीक है। तो उसमें एक ही पात्र कथा के केंद्र में होता है। तो कहानियों में पात्रों के विकास के उतने अवसर नहीं होते हैं जितने कि उपन्यास में होते हैं। यहाँ तक कि जो चरित्र प्रधान कहानियाँ होती है उनमें भी पात्रों के जो चरित्र होता है उसका वही पहलू वो प्रकट करते हैं जो कहानी के मुख्य भाव को प्रकट करने में सहायता देता है। जैसे उसने कहा था कहानी में लैना सिंह के चरित्र के कई पक्ष हमने देखे हैं। फिर उन चरित्रों का विकास
कैसे होता है कि जो मनुष्य के मानसिक भाव हैं, उनके जो संघर्ष होते हैं, उन्हीं को ही कहानी का विषय बनाया जाता है। तो आज की कहानियों में जो कल्पना और अविश्वसनीयता जो होती है उसका समावेश हम नहीं देखते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियाँ जो है उसमें कई तरह किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र भी होते हैं। और जो जयशंकर प्रसाद की कहानी हमने गुंडा पढ़ी, उसके अंतर्गत हम इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कहानियों की तरह मनुष्य के जो अंतर्द्वंद है उसको भी वो प्रस्तुत करने वाले हो सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं लगना चाहिए कि वो अनावश्यक हैं, क्योंकि ऐसा लगने पर हम उनके जो विचार हैं उनसे हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि कहानीकार जो है मानव के स्वभाव का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में उसका अध्ययन करे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उनके जो पात्र हैं उनके चरित्र का स्वाभाविक रूप से वो चित्रण कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि कहानीकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उनके पात्र हैं या जो चरित्र हैं उनका मनचाहा रूप दे देते हैं, लेकिन वह ऐसा लेखक भले करे लेकिन वो पाठकों को प्रभावित नहीं कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो पॉइंट है वो है परिवेश। अगला पॉइंट है परिवेश। परिवेश से तात्पर्य हम वातावरण से भी ले सकते हैं, देश काल परिस्थितियों से भी ले सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियां क्या रही जब उन्होंने कहानी की रचना की थी, और उस समय के परिस्थितियां कैसी थी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सब परिस्थितियां कैसी रही थी। तो कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाने के लिए आवश्यक होता है कि कहानीकार कहानी में वर्णित की गई जो घटनाएं हैं उनका वास्तविक परिवेश प्रस्तुत करे। यानी कि अगर कहानी गांव से संबंधित है तो कहानी में जो वातावरण है वो गांवों के अनुकूल दिखाया जाना चाहिए। जैसे कि गांव की गलियां हैं, चौपाल है, रीति रिवाज हैं, गांव की जो भाषा है, वहाँ के लोगों का जो परिवेश है वो उस कहानी के अनुकूल होना चाहिए। फिर भी एक गांव के अलग अलग सामाजिक और जो आर्थिक वर्ग के लोग हैं उनको वर्गीय भिन्नता के कारण उसको चित्रित किया जाना चाहिए। अगर कहानी का परिवेश ऐतिहासिक है तो उसमें कोई ऐसी चीज वर्णन नहीं की जानी चाहिए कि जो उस काल से विशेष रूप से वो अस्वाभाविक लगे। तो कहानी का परिवेश जितना अधिक स्वाभाविक होगा और उसमें यथार्थता नजर आएगी। उसके बाद जो परिवेश का जो चित्रण किया है उसका भी एक महत्व होता है। जैसे कि कहानीकार ने रचनाकार या परिवेश का चित्रण उतना ही करेगा जितना कि वो कहानी में वर्णित जो कार्य है उसको वो स्वाभाविक लगे और उनके जो पात्र हैं वो जीवंत लगे। तो परिवेश की वास्तविक जानकारी कथाकार को होनी आवश्यक होती है और उसका वो स्वाभाविक रूप से उसका चित्रण कर दे। इसके लिए भी आवश्यक होता है कि कहानीकार को कहानी में वर्णन या जो कथा में वर्णन करने से संबंधित जो देश काल है उसकी सही जानकारी हो और इस बात की गहराई से वो उस बात को ध्यान में रखे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, उनके क्या विश्वास थे, मानव की सभ्यता ने कितना विकास कर लिया, कितनी प्रगति कर ली। तो इन सब बातों का अगर लेखक जानकारी रखता है तो उनके जो परिवेश और वातावरण है वो अस्वाभाविक नहीं लगेगा। उसके बाद है संरचना शिल्प। तो जैसे कि हम शुरुआत में हम देखते हैं कि कहानी की भाषा, शैली और संवाद ये कैसे होने चाहिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? शिल्प में। क्या क्या? भाषा, शैली और संवाद। तो ये सब जो है वो कहानी को जीवंतता या सजीवता प्रदान करते हैं। तो कहानी की सारी विशेषताएं भाषा के माध्यम से हमारे सामने आती है, इसलिए कहानी की भाषा को कहानी संरचना का प्राण कह सकते हैं। तो शब्दों के द्वारा ही कथा में रोचकता और जो पात्र हैं उनमें सजीवता देखी जा सकती है। तो एक ही कहानी में भाषा के कई रूप हो सकते हैं। तो जहाँ केवल अपने विचारों को प्रकट वह करता है लेखक और वहाँ
अवश्य भाषा उसकी अपनी हो सकती है, लेकिन भाषा के संवाद और जो परिस्थितियों का चित्रण है वो कथा के वर्णन के अनुसार ही होना चाहिए। तो भाषा की जो विशेषता है वो उसमें हम शामिल कर सकते हैं। फिर है शैली। तो कहानी चाहे घटना प्रधान हो, चाहे चरित्र प्रधान हो, तो उसकी जो विषय वस्तु होती है उसमें ऐतिहासिकता होनी चाहिए, और जिस दृष्टि या उद्देश्य से वो लिखी गई है तो उसके प्रत्येक कथाकार को लिखने का एक अंदाज उनका अलग होता है। तो जैसे हमने प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों की कहानियाँ जो है हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ी है। तो जैसे प्रेमचंद की कहानी हमने पढ़ी है पूस की रात, और जयशंकर प्रसाद की कहानी हमने पढ़ी है गुंडा। तो एक ही युग में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने अलग अलग शैलियों में कहानियाँ लिखी हैं। तो इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम कहानी के स्वरूप और विकास को समझा, जिसके अंतर्गत हम